डिटेक्टिव कोनन, डेथ नोट। अध्याय 1 से 1 अनुबंध। श्री हयाशिकी, यह अनुबंध हमारे प्रकाशन गृह ने गहन विचार विमर्श के बाद तैयार किया है। कृपया इसे देखें। दस्तावेज को दोनों हाथों से आदरपूर्वक सौंप दिया गया। हयाशिकी ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और अपनी पतली उंगलियों से अनुबंध के एक तरफ हल्के से दबाया। एक संक्षिप्त नजर डालने के बाद उसने स्वाभाविक रूप से उसे अपने बगल में बैठी महिला को सौंप दिया। एरी किसाकी एक सक्षम महिला थी। उसने संयम से अनुबंध स्वीकार किया, उसके परिष्कृत चेहरे पर शांति छाई हुई थी और उसने चुपचाप बिना एक शब्द कहे उसे पढ़ डाला। उनके सामने प्रकाशन गृह की संपादक नानाए असामिया ने बस मुस्कुराकर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। उन्हें अपनी कंपनी द्वारा प्रस्तावित शर्तों पर पूरा भरोसा था। पूरे अनुबंध की समीक्षा करने के बाद एरी किसाकी ने सहमति में सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। शर्तें आश्चर्यजनक रूप से उदार थीं और उनमें कोई अनुचित शर्त नहीं थी। प्रकाशन गृह ने स्पष्ट रूप से इस मामले को पूरी ईमानदारी से संभाला था। इस अनुबंध में कोई खामी नहीं है। आजकल इस तरह का साफ सुथरा और निष्पक्ष व्यापारिक दस्तावेज देखना दुर्लभ है। उसने थोड़ी हैरानी भरी नजरों से संपादक की ओर देखा। सच कहूं तो कई बेस्टसेलर लेखकों को भी इस तरह के सम्मान नहीं मिलते, आम उपन्यासकारों की तो बात ही छोड़िए। हमारी प्रकाशन संस्था को श्री हयाशिकी की क्षमता पर पूरा भरोसा है और यह अनुबंध हमारे प्रधान संपादक और अध्यक्ष के बीच बार बार हुई चर्चाओं का परिणाम है। दोनों ही उनके पिछले कार्यों के बड़े प्रशंसक हैं। असामिया नाने खिलखिलाकर मुस्कुराईं। बेशक यह बात पूरी तरह सच नहीं थी। इस उदारता के पीछे के कारण स्पष्ट नहीं थे, लेकिन हयाशिकी आभारी प्रतीत हुए। उन्होंने अपना कॉफी का कप नीचे रखा और गर्मजोशी से मुस्कुराए। यह मेरा सौभाग्य है। असामिया थोड़ी चकित महसूस कर रही थी। उसके सामने खड़ा युवक बेहद आकर्षक था। प्रकाश में उनके काले बाल हल्की चमक बिखेर रहे थे और उनके चेहरे की बनावट बेहद आकर्षक थी। शांत मुस्कान और स्पष्ट, मधुर आवाज के साथ वे एक सौम्य और शालीन उपस्थिति का अनुभव करा रहे थे। जो भी उनसे पहली बार मिलेगा, उसके मन में संभवतः एक ही धारणा बनेगी, एक शांत, सभ्य और विचारशील युवक। अहम। तो, श्रीमान हयाशिकी, क्या आप अनुबंध से संतुष्ट हैं? या आप इसमें कुछ बदलाव करवाना चाहेंगे? नहीं, सब कुछ बढ़िया लग रहा है। मैं बहुत संतुष्ट हूं। बहुत बढ़िया। तो, अगर सब कुछ ठीक है, तो क्या हम आगे बढ़े? कृपया मुझे एक पेन दीजिए। बिल्कुल। असामिया ने तुरंत दोनों हाथों से उसे एक पेन थमा दिया। उनकी देखरेख में और एरी किसाकी के ध्यानपूर्वक अवलोकन के बीच हयाशिकी ने अपने हस्ताक्षर किए और औपचारिक रूप से अपनी नई कृति के प्रकाशन अधिकार प्रकाशन गृह को सौंप दिए। काम पूरा होते ही संपादक असामिया झटपट उठकर रिपोर्ट देने के लिए चली गईं। अब बूथ में केवल हयाशिकी और एरी किसाकी ही बचे थे। बधाई हो, हयाशिकी। किसाकी मुस्कुराते हुए उसकी ओर मुड़ी, उसकी परिपक्व सुंदरता गर्मजोशी से दमक रही थी। यह एक बेहतरीन अनुबंध था। धन्यवाद, आंटी एरी। आज मेरे साथ आने के लिए मैं आपकी आभारी हूं। इतने महत्वपूर्ण काम के लिए बेशक मुझे समय निकालना ही था, वरना मुझे चैन नहीं मिलता। बोलते बोलते किसाकी ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर डाली। उसे एहसास हुआ कि जाने का समय लगभग हो गया है, इसलिए उसने अपना बैग उठा लिया। लेकिन मुझे अभी ऑफिस जाना है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बाद में फोन कर देना, हयाशिकी। समझ गया। क्या आप आज रात भी देर तक काम कर रहे हैं? हाँ, मेरा एक मामला जल्द ही अदालत में जाने वाला है, लेकिन इसमें ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। ठीक है। कृपया सुरक्षित रूप से गाड़ी चलाएं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। किसाकी एरी जल्दी से चली गई। उसे अपनी मिनी कूपर में बैठकर जाते हुए देखने के बाद हयाशिकी का कैफे में रुकने का कोई इरादा नहीं था। वह सड़क पर निकला, थोड़ी देर रुका, फिर टैक्सी बुलाने के लिए हाथ उठाया। कृपया मुझे मीका सेकंड अपार्टमेंट्स ले चलें। समझा। क्लिक। दरवाजा बंद हो गया और टैक्सी अपनी मंजिल की ओर तेजी से चल पड़ी। हालांकि वसंत ऋतु आ चुकी थी, फिर भी मार्च की हवा में हल्की ठंडक बनी हुई थी। सुचारू रूप से चल रही टैक्सी के अंदर कार रेडियो पर लोकप्रिय गायिका योको ओकिनो का एक नया गाना बज रहा था। खिड़की के बाहर सड़कें तेजी से गुजर रही थीं, मध्यम आयु वर्ग के पैदल यात्री जल्दी जल्दी चल रहे थे, युवा जोड़े हाथ में हाथ डाले चल रहे थे। जैसे ही सिग्नल हरा होता था, उसके बाद बेसब्री से हॉर्न बजने लगते थे। सब कुछ जीवंत और सजीव सा लग रहा था। वास्तविक दुनिया। हयाशिकी इस दुनिया में 1 साल से अधिक समय से रह रहा था और पूरी तरह से अनुकूलित हो चुका था। आखिरकार उसे ऐसा कोई संकेत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि यह एक काल्पनिक वास्तविकता थी। आखिरकार जीवन मांस और रक्त, सांस और धड़कन का ही तो था। हयाशिकी यह बात भली भांति जानते थे, खून बहने पर स्याही नहीं बन जाता,
और अगर आप एक दिशा में काफी दूर तक दौड़ें तो आप स्क्रीन के किनारे से नहीं टकराएंगे। यहां सब कुछ इतना विस्तृत और इतना यथार्थवादी था कि वह वास्तविक के सिवा कुछ और हो ही नहीं सकता था। उनका असली नाम हायाशिकी था। 20 साल से अधिक समय तक अपेक्षाकृत सफल जीवन जीने के बाद अचानक, बिना किसी स्पष्टीकरण के, वह एक ऐसी दुनिया में जाग उठा जो उसे परिचित और अजीब दोनों लग रही थी। बेशक, उसने डिटेक्टिव कॉनन देखा था। और फिर भी, यहां जागने के बाद, उसे न केवल एक कानूनी पहचान मिली थी, बल्कि इस परिचित शरीर और मन में गहराई से समाहित नई यादें और रिश्ते भी उसके पास थे। सर, क्या आपको जल्दी है? अधेड़ उम्र के ड्राइवर ने देखा कि हायाशिकी बार बार अपनी घड़ी देख रहा था और उसने जिज्ञासावश उससे पूछ लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, हायाशिकी ने जवाब दिया। लेकिन क्या आप न्यूज़ चैनल बदल लेंगे? अवश्य। ड्राइवर ने बिना किसी झिझक के स्टेशन बदल दिया। दोपहर के 2:18 बज रहे थे। न्यूज़ चैनल पर पहले प्रसारित हुआ एक कार्यक्रम फिर से दिखाया जा रहा था। हायाशिकी अपनी घड़ी में सेकंड गिनते हुए देखता रहा, जब तक कि ठीक 2:21 नहीं हो गए। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग के अनुसार, संदिग्ध शिगेहिको निशिकावा को 16 मार्च को रात 8 बजे एक पुलिस अभियान के दौरान अचानक दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। इंस्पेक्टर मेगुरे ने बताया कि निशिकावा ने कई हिंसक अपराध किए थे, जिनमें कार चोरी, यौन उत्पीड़न और सूदखोरी शामिल है। एंकर की आवाज शांत और पेशेवर थी, लेकिन हायाशिकी के लिए यह धीरे धीरे पृष्ठभूमि में फीकी पड़ गई। उसने चुपचाप रिपोर्ट की तुलना अपनी स्मृति से की, एक एक पंक्ति करके। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। यह बिल्कुल वैसा ही है। एक शांत उत्सव। एक बदमाश मर गया। ये तो राहत की बात है। ड्राइवर, शायद वर्षों के अनुभव से अनुशासित हो चुका था, सहमति जताते हुए हल्के से मुस्कुराया। उसे भी इस खबर से कुछ हद तक राहत मिली। हल्की सी मुस्कान लिए हुए, हायाशिकी ने धीरे से उत्तर दिया। हाँ। अध्याय 2 से 2, डेथ नोट। मिहुआ द्वितीय अपार्टमेंट। बेहुआ शहर के केंद्र के निकट स्थित एक उच्च श्रेणी का एकल परिवार अपार्टमेंट। अपार्टमेंट में प्रवेश करने और घर के अंदर पहनने वाली चप्पलें पहनने के बाद हायाशिकी ने अपने लिए एक गिलास पानी डाला और बेडरूम में कंप्यूटर डेस्क की ओर चल दिया। डेस्क पर एक भारी भरकम, पुराने जमाने का कंप्यूटर मॉनिटर रखा हुआ था। डिटेक्टिव कॉनन में प्रौद्योगिकी का विकास हमेशा से एक दिलचस्प विरोधाभास रहा है। हालांकि श्रृंखला में कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं है, फिर भी इसकी दुनिया वास्तविक दुनिया के साथ तालमेल बिठाकर विकसित होती रही है। 1994 में मंगा का प्रकाशन शुरू होने के बाद से कहानी में केवल कुछ ही महीने बीते हैं, फिर भी वास्तुकला और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगातार आधुनिक होते जा रहे हैं। हायाशिकी ने सोचा कि इस पुराने कंप्यूटर को शायद जल्द ही बदला जा सकता है, लेकिन फिलहाल हमारा ध्यान इस पर नहीं था। हायाशिकी ने डेस्क का दराज खोला, दराज के हिस्से के रूप में छिपे हुए लकड़ी के पैनल को उठाया और उसके नीचे छिपी हुई एक काली नोटबुक निकाली। डेथ नोट। ये शब्द गहरे रंग के कवर पर हल्के, असमान अक्षरों में छपे हुए थे। यह मृत्यु की लिखावट थी। शाब्दिक अनुवाद में इसका अर्थ है मृत्यु नोट, एक ऐसी नोटबुक जिसमें जिसका भी नाम लिखा जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। चीनी भाषा में इसके लिए एक अलग शब्द है, इसलिए यहां शब्दों का विशेष रूप से अनुवाद किया गया है। यह एक अन्य प्रसिद्ध उच्च बुद्धि वाले रहस्यमय मंगा का एक प्रॉप था। हायाशिकी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि यह कहां से आया था। लेकिन जब वह पहली बार इस दुनिया में आया, तो डेथ नोट, वह पहले से ही उसके कब्जे में था। कई परीक्षणों के बाद उन्होंने पुष्टि की कि यह असली चीज थी। जब तक वह किसी व्यक्ति के चेहरे की कल्पना कर लेता और नोटबुक में उसका असली नाम सही से लिख देता, तब तक ठीक 40 सेकंड बाद उस व्यक्ति की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाती थी। एक बार नाम लिख दिए जाने के बाद कितना भी मिटाने या सुधारने से उस व्यक्ति को बचाया नहीं जा सकता था। उनकी मृत्यु अपरिहार्य हो गई थी। हालांकि दिल के दौरे के अलावा उपयोगकर्ता मृत्यु के कारण और समय का भी उल्लेख कर सकता था, चाहे वह बीमारी हो, दुर्घटना हो या हत्या, बशर्ते कि कारण शारीरिक रूप से संभव हो। हालांकि मृत्यु का समय नाम लिखने के 30 दिनों के भीतर होना चाहिए। जब तक मृत्यु का कारण शारीरिक रूप से संभव है, डेथ नोट मरने से पहले लक्ष्य के किसी भी कार्य को नियंत्रित कर सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो, अगर किसी व्यक्ति की 1 घंटे में दिल का दौरा पड़ने से मौत होने वाली है, तो उस 1 घंटे के भीतर उसके द्वारा की जाने वाली किसी भी कार्रवाई को डेथ नोट द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। बेशक, जो भौतिक रूप से संभव है, उसे अक्षरशः लेना चाहिए। टोक्यो में मौजूद कोई व्यक्ति 60 मिनट में न्यूयॉर्क में नहीं मर सकता। यह भौतिकी के नियमों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में निर्धारित समय के बाद नोट डिफॉल्ट रूप से दिल का दौरा पड़ने की स्थिति बताएगा, क्योंकि शर्त पूरी नहीं हो सकी। जैसा मैंने लिखा था, आज दोपहर समाचारों में निशिकावा शिगेहिको की मृत्यु की खबर आई। अगर मैं ऐसा कर पाता हूं, तो आगे चीजें काफी आसान हो जाएंगी। हायाशिकी ने धीरे से डेथ नोट खोला। हालांकि पन्ने कभी खत्म होते हुए प्रतीत नहीं होते थे, नोटबुक देखने में काफी पतली लगती थी। सबसे हालिया प्रविष्टि को पलटते हुए उसने निम्नलिखित देखा। शिगेहिको निशिकावा।
16 मार्च को रात 8:23 और 47 बजे पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और भागने की कोशिश करते समय दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। इजुमी इतो। 1 अप्रैल को शाम 4:48 बजे एक सामान्य अपराध के दौरान पुलिस ने उन्हें गोली मार दी। 17 मार्च को अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने टेलीविजन पर प्रसारित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जिसमें टोक्यो मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने शिगेहिको निशिकावा की मृत्यु की पुष्टि की। फिर 18 मार्च को दोपहर 2:21 और 30 बजे उन्होंने टोक्यो मिडडे न्यूज रेडियो पर भी यही खबर सुनी। हायाशिकी ने परसों रात यही लिखा था। उन्हें डेथ नोट की घातक क्षमता पर कोई संदेह नहीं था। अब वे इजुमी इतो की प्रविष्टि में लिखी गई अतिरिक्त शर्तों का परीक्षण करना चाहते थे। यह नोटबुक किसी व्यक्ति के जीवित रहते हुए भी उसकी गतिविधियों में हेरफेर कर सकती थी। यदि किसी समाचार रिपोर्ट को सुनना मृत्यु से पहले की क्रिया के रूप में गिना जा सकता है, तो यह एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, विशेष रूप से यदि ऐसी घटना को कारण के रूप में यथार्थवादी रूप से प्रस्तुत किया जा सके। और वाकई, जैसा कि हायाशिकी को उम्मीद थी, निशिकावा की मौत की खबर ठीक उसी समय प्रसारित हुई जब उसने लिखा था। हायाशिकी को नहीं पता था कि सामान्य परिस्थितियों में वह खबर कब प्रसारित होती, लेकिन चूंकि उसने लिखा था कि इजुमी इतो दोपहर के प्रसारण के दौरान ठीक 14:21 और 30 बजे इसे सुनेगी, इसलिए यह ठीक उसी समय प्रसारित हुई, ठीक उसी समय जब हायाशिकी टैक्सी में सवार हुआ। यह सब एक स्क्रिप्ट की तरह हुआ। इसका मतलब यह था कि कुछ हद तक हायाशिकी डेथ नोट का उपयोग करके अपने आसपास की दुनिया को सूक्ष्म रूप से नियंत्रित कर सकता था। लेकिन इस नियंत्रण की भी सीमाएं थीं। पहली बात तो यह है कि यह शर्त तभी सफल हो सकती थी जब संबंधित घटना वास्तविक रूप से घटित हो सकती हो। निशिकावा के बारे में खबर उसी समय प्रसारित होनी थी। डेथ नोट ने हायाशिकी की जरूरतों के हिसाब से समय को थोड़ा संशोधित किया। अगर यह खबर छपने वाली ही न होती, तो इजुमी इतो के लिए उसने जो भी योजना बनाई थी, वह सब व्यर्थ हो जाती। और भी प्रयोग आवश्यक थे। इसी विचार के साथ हायाशिकी ने कंप्यूटर चालू किया। पिछले 1 साल में, जब तक बेहद जरूरी न हो, उसने मुख्य रूप से अपराधियों को ही निशाना बनाया था। सौभाग्य से उसके पास ऐसे लोगों के बारे में जानकारी का एक स्रोत था। धीमे चल रहे कंप्यूटर के बूट होने का इंतजार करने और इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद उसने एक विशिष्ट वेबसाइट पर नेविगेट किया। उसने अपने अकाउंट और पासवर्ड से लॉग इन किया। फिर उसने बाहरी कैमरे को समायोजित किया। लॉगिन सफल होते ही स्क्रीन पर सूचनाओं की बाढ़ आ गई, जैसे सूचनाओं का झरना बह रहा हो। बुनियादी सूचियों के अलावा कई श्रेणियां भी थीं। सबसे उल्लेखनीय था शॉपिंग सेक्शन, खुफिया जानकारी, ड्रग्स, हथियार, जाली दस्तावेज। कीमतों में भिन्नता के अलावा इस वेबसाइट के माध्यम से इन अवैध वस्तुओं को प्राप्त करना उतना ही आसान था जितना ऑनलाइन च्युइंग गम खरीदना। साइट पर अवैध सामग्री की भरमार थी, लेकिन हायाशिकी के खाते की पहुंच केवल सतही परतों तक ही थी। साथ ही सेशन के दौरान कंप्यूटर का बाहरी वेबकैम लगातार हायाशिकी के ऊपरी शरीर पर केंद्रित रहना जरूरी था। उसे पूरा यकीन था कि दूसरी तरफ कोई उसकी हर हरकत पर कड़ी नजर रख रहा है और माउस क्लिक के अलावा किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर ध्यान दे रहा है। हायाशिकी को भली भांति पता था कि उसके हर क्लिक पर नजर रखी जा रही है। इसलिए जानकारी जुटाने के अलावा उसने अपने इरादे को छिपाने के लिए जानबूझकर असंबंधित लिस्टिंग को भी ब्राउज किया। जब बाहर आसमान में अंधेरा छाने लगा और स्क्रीन की चमक तेज हो गई, तब जाकर उसने आखिरकार ब्राउजर बंद किया। उसने कैमरा उठाया और उसे काले टेप से ढक दिया। भनभनाहट, भनभनाहट, भनभनाहट। डेस्क पर रखा उसका फ्लिप फोन अचानक वाइब्रेट होने लगा। उसने दरवाजा खोला तो उसमें एक अज्ञात व्यक्ति का संदेश मिला। आज रात 9 बजे कॉकटेल बार दाइकोकू बिल्डिंग की छत पर। हायाशिकी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। कुछ क्षणों के बाद जब वह अपने आप से फुसफुसा रहा था, तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सूरज डूब गया है। लगता है अब बत्ती जलाने का समय आ गया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पाठकों को डार्क वेब पर छिपे कैमरे में दिलचस्पी होगी। अगला पृष्ठ पलटें और आप देखेंगे कि मुख्य पात्र को जिन से एक संदेश मिलता है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि यह संदेश सिंडिकेट के करीबी लोगों द्वारा भेजा गया था। अध्याय 3 से 3, जिन और समानांतर आयात। दाइकोकू बिल्डिंग। बाहर से देखने पर यह किसी अन्य साधारण व्यावसायिक इमारत की तरह ही दिखती थी। सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित कॉकटेल बार एकांत में था। सप्ताह के दिनों में यहां शायद ही कभी ग्राहक आते थे और यह अक्सर आम जनता के लिए बंद रहता था। हायाशिकी लगभग ठीक समय पर पहुंचे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसका पहला एहसास यही हुआ कि वह जगह कितनी सुनसान लग रही थी। बार बहुत बड़ा नहीं था। छत से हल्की पीली रोशनी आ रही थी, जिससे सरू की लकड़ी का काउंटर और उसके पीछे सजी जी अलमारियां रोशन हो रही थी। बारटेंडर चुपचाप बार के पीछे खड़ा गिलास चमका रहा था। बार में केवल 2 ग्राहक बैठे थे, दोनों ने काले कपड़े पहने हुए थे। एक लंबा चौड़ा और हट्टा कट्टा था, वोदका, मानो कोई निजी अंगरक्षक हो। दूसरा जिन था, जिसकी उंगलियों के बीच सिगरेट जल रही थी। देखो, ये बंदा आ रहा है यार, वोदका ने हायाशिकी को पास आते देख व्यंग्य भरे स्वर में बुदबुदाया। जिन की ठंडी निगाहें उसकी ओर घूम गईं। अपनी टोपी के किनारे और बिखरे हुए बालों के नीचे आधी छिपी हुई, जिनकी गहरी हरी आंखें एक भयावह भावहीनता के साथ हायाशिकी की आंखों में टिक गईं।
शुभ संध्या श्रीमान जिन, श्रीमान बोदका। हयाशिकी ने शांत मुस्कान के साथ मधुर स्वर में उनका अभिवादन किया। आज रात आपको मुझसे क्या चाहिए? दिन के समय की तुलना में अब उन्होंने चांदी के फ्रेम वाला चश्मा पहन रखा था। उनकी मुस्कान हमेशा की तरह बिल्कुल वैसी ही थी। फिर भी लेंस के पीछे उसकी आंखों का सिकुड़ना एक बेचैनी का एहसास कराता था। कोमल, हाँ, लेकिन उनमें कुछ गहरे अंधेरे की झलक थी। वोदका को वह घृणित लगा। वह मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाया। दूसरी ओर जिन ने हल्की सी मुस्कान दी। उसकी पुतलियां, जो औसत से छोटी थीं, एक भयावह और शिकारी जैसी तीव्रता बिखेर रही थीं। आपके लिए एक नौकरी है। किस प्रकार? जिन ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वोडका ने एक लिफाफा सौंप दिया। हायाशिकी ने इसे शांति से स्वीकार किया। जैसे ही वह बार में बैठा, बारटेंडर ने पूछा, आप क्या पीना चाहेंगे? बिल्कुल उनके जैसा। समझा। बारटेंडर चुपचाप कॉकटेल बनाने लगा। हायाशिकी ने लिफाफा खोला। सबसे ऊपर एक आदमी की तस्वीर थी, जिसकी उम्र संभवतः 30 के आसपास थी। उसने हल्के नीले रंग की जैकेट के नीचे काले रंग का टर्टनिक पहना हुआ था। उसका चेहरा सुडौल और आकर्षक था। फोटो के नीचे नाम और संक्षिप्त परिचय दिया गया था, हिरोनोबु किशियुकी। उस व्यक्ति की शक्ल और नाम याद करने के बाद हायाशिकी ने जिन को बोलते हुए सुना, कल रात 11 बजे बीका एक्वेरियम के पश्चिम में दूसरी गली में उसे मार डालो। 11 बजे? क्या आपको यकीन है कि वह उस समय वहां होगा? हायाशिकी ने बिना किसी झिझक के पूछा। बिल्कुल, वोडका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसे कुछ शक नहीं होगा। जहां तक उसे पता है, यह बस एक और नियमित बैठक है। तो एक गद्दार? वो तो बस एक छोटा सा चूहा है। जिन गुर्राया, उसकी आंखों में धमकी भरी चमक थी। संगठन के आसपास मंडरा रहा है, गंदे सौदे कर रहा है। अगर वो गद्दार हुआ तो मैं उसे खुद मार डालूंगा। वह तो क्लासिक जिन थी। संगठन में उसे शीर्ष प्रवर्तक के रूप में ख्याति प्राप्त थी, न केवल इसलिए कि वह लगातार गद्दारों को मारता था, बल्कि इसलिए भी कि उसे ऐसा करने में आनंद आता था। उन्हें कमजोरी या विश्वासघात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। बार में एकमात्र आवाज कॉकटेल बनाने की धीमी लय की थी। जिप्सी, तुम्हारे लिए। बारटेंडर ने हायाशिकी के सामने एक गिलास साफ एम्बर रंग का कॉकटेल रख दिया। उसने उसे उठाया, एक छोटा सा घूंट लिया, फिर उसे वापस नीचे रख दिया। जिप्सी, वोदका आधारित कॉकटेल जिसमें फ्रेंच लिकर और थोड़ी सी बिटर मिलाई गई थी। इसमें हल्की मिठास थी, लेकिन जड़ी बूटियों की सुगंध अल्कोहल की तीव्रता को छिपा नहीं पाई। इसके बाद बारटेंडर दूसरा पेय लेकर आया। ऑरेंज ब्लॉसम, आपके लिए। एक चटक नारंगी लाल रंग का कॉकटेल जिसे एक पारंपरिक गिलास में परोसा जाता है। हायाशिकी ने इसे चखा। जिनसे बना यह कॉकटेल कहीं अधिक स्वादिष्ट था। हालांकि कोइंट्रो ने इसकी अल्कोहलिक मात्रा को बढ़ा दिया, लेकिन इसके प्रमुख स्वाद ताजे संतरे के रस, नींबू के रस और अनार के सिरप से आए, जिससे इसका स्वाद कहीं अधिक सहज और स्मूथ हो गया। वोदका और जिन। प्रत्येक व्यक्ति ने अपने कोड नाम के आधार पर पेय का ऑर्डर दिया था। बिल्कुल सही। दोनों ही प्रकार के पेय पदार्थ उच्च स्तर पर आसुत किए गए थे, जिनमें जुनिपर और खट्टे फलों के छिलके जैसे वनस्पति पदार्थों का स्वाद मिलाया गया था, जबकि वोदका को केवल पानी से पतला किया गया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जिन हमेशा अपने साथ वोदका को घसीटता था, जो उसका कम परिष्कृत, कम बुद्धिमान समकक्ष था। ऑरेंज ब्लॉसम को खत्म करने के बाद हायाशिकी ने लक्ष्य की फाइल को वापस लिफाफे में रखा, उसे छुपा दिया और खड़ा हो गया। अगर और कोई विकल्प नहीं बचा तो मैं चला जाऊंगा। दोनों में से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। हायाशिकी बार से बाहर निकला और सड़क पर आ गया। रात के 9:30 बजे भी शहर में चहल पहल बनी हुई थी। फुटपाथ पर एक तेज तर्रार दिखने वाले अजनबी को देखकर हायाशिकी ने हाथ उठाकर एक टैक्सी को रोका। टैक्सी में बैठते ही और पता बताते ही उसने एक पेन और कागज की एक पर्ची निकाली। यह डेथ नोट का फटा हुआ पन्ना था। इस दुनिया में आने के बाद उसने इतनी जल्दी अंधेरे तत्वों के साथ जुड़ने की उम्मीद नहीं की थी। वह संगठन से जुड़ गया था, एक निचले दर्जे का सदस्य, और बिना किसी गुप्त नाम के। हालांकि बाद के अध्यायों में जिन की आदर्श कर्मचारी वाली प्रतिष्ठा लगभग एक मीम बन गई थी, लेकिन हायाशिकी बेहतर जानता था वह आदमी वास्तव में घातक था। इसलिए उन्होंने पहले से ही तैयारी कर ली थी। डेथ नोट के आने से, जो किसी पटकथा की तरह मृत्यु का कारण बता सकता था, चीजें काफी सरल हो गईं। उन्होंने लिखना शुरू किया। इनोय मुराव। 18 मार्च की रात 9 बजे वह बीका शहर के दाइकोकू भवन के आसपास घूम रहा था। वह वहां 48 मिनट तक रुका रहा, जब तक कि उसने काले कोट और चांदी के फ्रेम वाले चश्मे पहने एक युवक को टैक्सी में शांति से जाते हुए नहीं देखा। इसके बाद उसने सामान्य जीवन व्यतीत किया और 10 अप्रैल की सुबह 3:46 बजे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृत्यु का सटीक कारण और समय मायने नहीं रखता था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह हायाशिकी के शांतिपूर्ण प्रस्थान को देख सके। उस क्षण जब किसी ने उसे देखा, तो हायाशिकी को एक पुख्ता सबूत मिल गया कि वह उस समय कहीं और था। जैसे ही टैक्सी में हुआ सेकंड अपार्टमेंट की ओर बढ़ने लगी, हायाशिकी की नजरें पीछे देखने वाले शीशे पर टिक गईं। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने उनके पीछे चल रही कारों पर नजर डालना शुरू कर दिया। अध्याय 4 से 4, एरी किसाकी। भाई,
क्या वो बच्चा वाकई भरोसेमंद है? बार में बैठा वोडका माथे पर शिकन लिए जिन की ओर मुड़ा। अगर यह नाकाम रहा तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अगर वह चूहा छिप गया तो क्या मुझे उसे अभी मार नहीं देना चाहिए? वोदका, अनावश्यक कार्रवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन ने अपना गिलास नीचे रख दिया, जिसके अंदर बर्फ का बड़ा गोला धीरे धीरे पिघल रहा था। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया। उस ठंडे, पत्थर जैसे चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान आ गई। सचमुच मुझे उससे कुछ उम्मीदें होने लगी हैं। वोदका ने हैरानी से पलकें झपकाईं। वह संगठन बहुत विशाल था। अगर ऐसा नहीं होता तो अन्य एजेंसियों के इतने सारे एजेंट लगातार उसमें घुसपैठ करने की कोशिश नहीं कर रहे होते। हालांकि जमीनी स्तर के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक थी, फिर भी बहुत कम लोग ही अभिजात वर्ग तक पहुंच पाए और उससे भी कम लोगों को कोड नाम दिए गए। जिनकी राय में कुछ गुप्त नाम वाले एजेंट पूरी तरह से बेकार थे। इसीलिए नई प्रतिभाओं की खोज करना जिनके निरंतर कार्यों में से एक बन गया था। हाल ही में उसने जिन फाइलों की समीक्षा की थी, उनमें से सबसे ज्यादा ध्यान हयाशिकी की फाइल पर गया। सबसे पहले तो हयाशिकी की आकर्षक उपस्थिति उपयोगी साबित हो सकती है। आखिरकार संगठन का आदर्श वाक्य हमेशा से यही रहा है, जो भी करना पड़े करो। लेकिन जिन को इससे भी ज्यादा उत्सुक करने वाली बात यह थी कि इस आदमी ने 2 बेस्ट सेलिंग रहस्य उपन्यास लिखे थे। इस दुनिया में जासूसी का काम उच्च कोटि का माना जाता था, संभवतः युसाकु कुडो जैसे प्रसिद्ध व्यक्तित्वों की विरासत से प्रभावित होकर। लोग मानते थे कि एक कुशल रहस्य उपन्यासकार असल में एक सक्षम जासूस होता है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकें द केस फाइल्स ऑफ यंग किंदाइची, द ओपेरा हाउस मर्डर केस और द इजिंकन विलेज मर्डर केस दोनों ही किताबों की दुकानों की अलमारियों पर छाई हुई थीं, विशेष रूप से बाद वाली पुस्तक, जिसने काफी चर्चा बटोरी थी। इसीलिए जिन को इसमें दिलचस्पी हुई। आखिरकार संगठन के पास जासूस जैसी प्रतिभा वाले लोग ज्यादा नहीं थे। जब जिन ने यह सब समझा दिया तो वोदका ने आखिरकार समझदारी से सिर हिलाया। तुम हमेशा ही बहुत समझदार हो, भाई। लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि वो बच्चा भागने की योजना नहीं बना रहा है? सिर्फ एक दिन बचा है। उसे पता है कि वह संगठन की निगरानी में है। कोई भी अक्लमंद इंसान भागने के बारे में सोचेगा भी नहीं। जिन ने टेढ़ी मुस्कान के साथ अपनी आंखें सिकोड़ी। लेकिन कल रात जब वह अपना काम पूरा कर लेगा, तब भागने का तो सवाल ही नहीं उठेगा। तो इसीलिए तुमने उसकी किताब का प्रचार करवाया, ताकि वह और ज्यादा मशहूर हो जाए। जिन ने कोई जवाब नहीं दिया। किसी व्यक्ति की सार्वजनिक छवि जितनी अधिक आकर्षक होती थी, वह अपनी प्रतिष्ठा को उतना ही अधिक महत्व देता था। कल रात हयाशिकी द्वारा हत्या कर दिए जाने के बाद संगठन के पास पुख्ता सबूत होंगे। उसके बाद उन्हें वफादारी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। कोई भी बेस्ट सेलर लेखक अपनी प्रतिष्ठा खोकर एक घृणित हत्यारा नहीं बनना चाहता। दबाव और प्रलोभन, यही हमेशा से संगठन का तरीका रहा था। उदाहरण के लिए पिस्को को ही ले लीजिए। वित्तीय जगत में एक शक्तिशाली हस्ती होने के बावजूद वह संगठन के लिए गंदे काम करता था। क्यों? क्योंकि वह उनसे बहुत डरा हुआ था और क्योंकि उनके पास उस पर दबाव बनाने का अधिकार था। जब हयाशिकी अपार्टमेंट में लौटा तब तक 10 बज चुके थे। उसने लिविंग रूम की लाइटें जला दी और सोफे पर बैठ गया। जिस क्षण जिन ने उसे हत्या करने के लिए कहा, उसी क्षण हयाशिकी को संदेह हुआ कि उसने पहले जो अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, वह शायद संगठन द्वारा तय किया गया था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब उसे एक योजना की जरूरत थी। वह संगठन एक बहुत बड़ा खतरा था। और उस संगठन की छाया से पहले से ही कलंकित हयाशिकी में उनके खिलाफ सीधे तौर पर जाने की हिम्मत नहीं थी। ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वह संगठन के प्रत्येक सदस्य के नाम, फोटो और विवरण प्राप्त न कर ले। लेकिन वह महज एक कल्पना थी। हालांकि इस दुनिया में उनके आगमन से पहले मूल श्रृंखला समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन कथा का मूल सिद्धांत अंततः बुराई पर अच्छाई की विजय होगी बिल्कुल स्पष्ट था। हयाशिकी यह बात अच्छी तरह समझता था। यदि वह संगठन की कतारों में बना रहा तो उसका इंतजार करने वाली एकमात्र चीज मौत या कारावास ही थी। इसलिए उसे एक जवाबी कार्रवाई की जरूरत थी। उसे अपने लिए एक रेड टीम की पहचान गढ़नी पड़ी। यह ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। वह डेथ नोट का इस्तेमाल करके रेड टीम के किसी उच्च पदस्थ अधिकारी को आसानी से प्रभावित कर सकता था और अपने छद्म नाम को गुप्त एजेंट के रूप में उनके रिकॉर्ड में दर्ज करवा सकता था। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए वह कई अन्य लोगों को भी इस कहानी की पुष्टि करने के लिए प्रभावित कर सकता था। चलिए परीक्षण का एक नया दौर शुरू करते हैं। क्लिक करें। लाइटर की एक चिंगारी से हयाशिकी ने डेथ नोट का एक फटा हुआ पन्ना एशट्रे में गिरा दिया और उसमें आग लगा दी। आग की रोशनी उसकी काली आंखों में झिलमिला रही थी। भनभनाहट, भनभनाहट, भनभनाहट। उसकी जेब में रखा फ्लिप फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। हयाशिकी ने उसे खोलकर देखा। यह एरी किसाकी का संदेश था। एरी किसाकी, क्या तुम वापस आ गए, हयाशिकी? हयाशिकी, हाँ। एरी किसाकी, अभी आओ। हयाशिकी, ठीक है। एक पल रुकिए। एशट्रे खाली करने के बाद हयाशिकी ने प्रवेश द्वार पर अपने जूते बदले और हॉल पार करके सामने वाले अपार्टमेंट में चला गया। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उसने उसे धक्का देकर खोला और अंदर कदम रखा। माफ करें, तुम अभी कहाँ गए थे?
किसाकी एरी की आवाज लिविंग रूम से सुनाई दी। हायाशिकी ने ऊपर देखा। वह स्पष्ट रूप से अभी अभी नहाकर निकली थी, उसके मुलायम भूरे बाल नम थे और उनमें से हल्की हल्की भाप निकल रही थी। उसे यह मानना ही पड़ा कि वह वाकई एक बेहद खूबसूरत महिला थी। जो भी उसे देखता शायद वही सोचता। कैजुअल लाउंजवियर पहने होने के बावजूद उनकी आकर्षक आकृति और परिष्कृत स्वभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। उनकी परिपक्व सुंदरता, मधुर मुस्कान और सहज व्यवहार दिन के दौरान उनके द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले तेज और पेशेवर व्यक्तित्व से बिल्कुल विपरीत थे। वह 30 वर्ष की आयु के आसपास की महिला जैसी दिख रही थी। शालीन, आकर्षक और निसंदेह मनमोहक। मुझे बोरियत हो रही थी, इसलिए मैं टहलने निकल गई, हायाशिकी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आपका दिन बहुत लंबा रहा है, आंटी एरी। हाँ, मैंने ऑर्डर कर दिया है। इसलिए मैंने आज रात के खाने के लिए कुछ बढ़िया ऑर्डर किया है, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और रसोई की ओर चली गई, फ्रिज खोलते हुए बोली, बियर चाहिए? चलो तुम्हारी सफलता का जश्न मनाते हैं। जरूर। हायाशिकी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। फिलहाल वह और एरी किसाकी पड़ोसी अपार्टमेंट में रहते थे। वकील होने के नाते एरी को अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता था, इसलिए उनके लिए कभी कभार आधी रात का खाना साथ में खाना कोई असामान्य बात नहीं थी। लेकिन वे शायद ही कभी एक साथ शराब पीते थे। इसलिए आज रात उसका यह प्रस्ताव देना इस बात का प्रमाण था कि वह वास्तव में उसके लिए खुश थी। अध्याय 5 से 5। जो लोग अपने जीवन को नियंत्रित करने में आत्मविश्वास रखते हैं, वे दूसरों के जीवन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। सुशी, फ्राइड चिकन, याकिटोरी, ओडेन। हालांकि मात्रा कम थी, लेकिन आधी रात के नाश्ते के लिए पर्याप्त मात्रा में व्यंजन उपलब्ध थे। हायाशिकी और एरी किसाकी दोनों ने बियर की एक एक बोतल खोली। आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं, हायाशिकी? एरी ने पूछा। मैं बहुत खुश हूं, आंटी एरी। सुनकर अच्छा लगा। उसकी आंखों में देखते ही राहत के भाव से उसका चेहरा नरम पड़ गया। एक कोहनी मेज पर टिकाकर और ठुड्डी को हाथ से सहारा देते हुए उसने दूसरे हाथ से अपना बियर का गिलास उठाया। प्रोत्साहित करना। वह मुस्कुराई, उसकी आंखें धीरे से मुड़ गईं। प्रोत्साहित करना। गिलास आपस में टकराए और झाग एक हल्की लहर की तरह किनारे तक उठ गया। एरी ने ओडेन का एक टुकड़ा खाया। शायद उसे इसे पिए हुए काफी समय हो गया था, क्योंकि आज रात उसका मूड विशेष रूप से अच्छा लग रहा था। हायाशिकी ने भी भोजन का स्वाद चखा। यहाँ का फ्राइड चिकन हमेशा बहुत अच्छा होता है, हालांकि अगर इसे ज्यादा देर तक रखा जाए तो यह थोड़ा नरम हो जाता है। सच है, लेकिन फिर भी स्वादिष्ट है। क्या हाल ही में आपके पास कोई मुश्किल मामले आए हैं, आंटी एरी? यह कोई खास मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हाल ही में मेरे पास बहुत सारे ग्राहक आए हैं। मौजूदा ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मैंने कई अनुवर्ती परामर्शों को ठुकरा दिया है। वकील बनना बहुत मेहनत का काम है। हाँ, लेकिन तुम भी तो खूब मेहनत कर रहे हो, हायाशिकी। लिखने के लिए तुमने खुद को कुछ समय के लिए कमरे में बंद कर लिया है, यह बहुत थका देने वाला होगा। उसने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए अपना गिलास फिर से उठाया। अपनी नई किताब के विमोचन के बाद थोड़ा आराम जरूर करना। क्यों न कहीं घूमने जाएं? ठीक है, मैं निश्चित रूप से कुछ समय के लिए आराम करूंगा। हालांकि मुझे यह भी नहीं पता कि मैं कहाँ जाना चाहूंगा। हायाशिकी ने इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं था। इसे लिखने के लिए खुद को कमरे में बंद कर लेना कहना कुछ ज्यादा ही उदारता होगी। सच तो यह है कि उन्होंने यंग किंदाइची के केस फाइल्स को उपन्यास में रूपांतरित कर दिया था। यह साहित्यिक चोरी थी, इसे नकारने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन उन्हें न तो गर्व महसूस हुआ और न ही अपराधबोध। उनके लिए रहस्य उपन्यास लिखना महज एक लक्ष्य तक पहुंचने का सुविधाजनक साधन था। एरी ने उसे ध्यानपूर्वक देखा, उसके चेहरे पर सूक्ष्म रूप से चिंता झलक रही थी। हर समय घर में बंद मत रहो, उसने नरम आवाज में कहा। कुछ नए दोस्त बनाओ। कभी कभी बाहर जाओ और मौजमस्ती करो। मैं इसके बारे में सोच रहा हूं। सच में? मुझे यकीन है कि बहुत सी लड़कियां आप में दिलचस्पी रखती होंगी। अगर वो अच्छी लड़की है तो मैं उसका साथ दूंगा। दुर्भाग्यवश मुझे अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे मैं पसंद करती हूं। तो यहां तक कि आकर्षक पुरुषों के भी उच्च मानदंड होते हैं। हायाशिकी क्षण भर के लिए अवाक रह गया। एरी इस तरह के मजाक बहुत कम करती थी। आमतौर पर सार्वजनिक रूप से गंभीर और थोड़ी डरावनी दिखने वाली वह उसके साथ हमेशा कोमल व्यवहार करती थी। इसका कारण संभवतः उनका पारिवारिक संबंध था। इस दुनिया में हायाशिकी के माता पिता का देहांत हो चुका था और उसने जो कुछ भी जाना था उसके अनुसार उसकी मां एरी की करीबी चचेरी बहन थी। एरी ने अपनी बियर दोबारा भर ली। दोनों मामूली बातों पर बातचीत करते रहे। उनके बीच का माहौल सौहार्दपूर्ण था, पारिवारिक होने के साथ साथ आत्मीय भी। फिर हायाशिकी ने सहज भाव से पूछा, वैसे आंटी एरी, क्या आपको अदृश्य स्याही के बारे में कुछ पता है? अदृश्य स्याही? उसने पहले तो हैरानी से दोहराया। फिर उसे याद आने लगा। आपका मतलब उस खास स्याही से है जो पराबैंगनी प्रकाश पड़ने तक कोई निशान नहीं छोड़ती? जी हाँ। क्या आप जानते हैं कि मुझे ये कहाँ मिल सकते हैं? किसी भी सामान्य स्टेशनरी की दुकान पर यह मिल जाना चाहिए। मुझे याद है कि यह कुछ समय के लिए प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के बीच बहुत लोकप्रिय था। समझ गया।
अचानक ये किस लिए? उसने शरारती अंदाज में पूछा। क्या आप इसे अपनी अगली किताब में इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं? वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुझे लगता है कुछ प्रकारों में रसायनों का इस्तेमाल होता है। मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए इसकी जानकारी जुटा सकती हूं। और हाँ, अगर आपको स्थितियों को लेकर कोई खास चिंता नहीं है तो दूध भी ठीक रहेगा। मुझे दूध के बारे में पता है, हायाशिकी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। चूंकि प्रोटीन गर्मी से विकृत हो जाते हैं, इसलिए कागज को लौ के पास रखने पर शब्द दिखाई देते हैं। बिल्कुल सही। तो अगर इसे प्रकट करने के लिए सिर्फ गर्मी ही काफी है, तो आप कई तरह की सामग्रियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कुछ को आजमा कर देखूंगा। हायाशिकी ने सिर हिलाया। जब तक उन्होंने अपना खाना खत्म किया, तब तक 11 बज चुके थे। ज्यादा देर नहीं हुई थी। हायाशिकी ने एरी को सफाई करने में मदद की। ठीक है, आज रात के लिए इतना ही काफी है। अब तुम्हें भी सो जाना चाहिए, हायाशिकी, उसने उसे दरवाजे तक छोड़ते हुए कहा। हाँ, मुझे लगता है कि आज रात मुझे अच्छी नींद आएगी। अच्छा, तो कल मिलते हैं। शुभ रात्रि, आंटी एरी। शुभ रात्रि। एरी के देखते हुए हायाशिकी हॉल पार करके अपने अपार्टमेंट में लौट आया। हालांकि उसने शराब पी रखी थी, फिर भी उसे पूरी तरह से होश था। दरवाजा बंद करने के बाद वह रुक गया। आंटी एरी सचमुच एक आकर्षक महिला थी। उस विचार को मन से झटकते हुए उसने फ्रिज से दूध का एक कार्टन निकाला और अपने कमरे की ओर वापस चल दिया। एक नए प्रयोग का समय आ गया है। वह कुछ समय से अदृश्य स्याही के बारे में सोच रहा था। डेथ नोट के नियमों के अनुसार लिखने के लिए किसी भी उपकरण का उपयोग किया जा सकता था, रक्त, सौंदर्य प्रसाधन, यहां तक कि अजीबोगरीब मिश्रण भी। लेकिन नाम के प्रभावी होने के लिए लिखावट स्पष्ट रूप से पठनीय होनी चाहिए। अदृश्य स्याही से लिखने पर कोई दृश्य निशान नहीं बचता था, इसलिए यह माना जाता था कि इससे नोटबुक की शक्ति सक्रिय नहीं होगी। लेकिन क्या होगा अगर बाद में गर्मी के कारण स्याही का पता चल जाए? क्या तब डेथ नोट सक्रिय हो जाएगा? यह एक ऐसी परिकल्पना थी जिसका परीक्षण करना जरूरी था। हायाशिकी अपनी डेस्क पर बैठा, नोटबुक से एक पन्ना फाड़ा और बिना किसी झिझक के अपना पेन उठा लिया। उसने लक्ष्य का नाम लिखा। हत्या करने के लिए डेथ नोट का इस्तेमाल करना अब उसे उतना भावनात्मक कष्ट नहीं देता था जितना कि चक्की के पत्थर से सरसों के दाने को पीसना। हायाशिकी यागामी लाइट नहीं था। उसे किरा बनने की कोई इच्छा नहीं थी, न ही उसे नई दुनिया में देवता बनने का कोई सपना था। वह बस अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता था। उसे वह सब कुछ मिल जाए जो वह चाहता था। उसे जो भी चीजें परेशान करती थीं, उन्हें हटा दिया जाए। वह एक स्थिर, रोचक और स्वतंत्र जीवन जिए। यही उनका लक्ष्य था। जो लोग अपने जीवन को नियंत्रित करने के प्रति आश्वस्त होते हैं, वे दूसरों के जीवन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। उनका सुंदर चेहरा शांत और निर्मल था। उस क्षण उनके पूरे अस्तित्व में एक रहस्यमय शांति छाई हुई थी। एक ऐसी खामोशी जो मृत्यु के समान शांत है।